हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हाँ ठीक है, आ रही है मेरी आवाज? यस सर। ठीक है, आज मैं आपको इससे आगे वाला जो टॉपिक है वो बताता हूँ। कल मैं आपको बता रहा था कि खाते जो व्यापारी के द्वारा तैयार किए जाते हैं उनको तैयार करने के कुछ निश्चित नियम और सिद्धांत होते हैं। अब वो नियम और सिद्धांत कौन से हैं और उन नियमों और सिद्धांतों के आधार पर पुस्तकों में हम लेखा कैसे करते हैं, तो मैं बता रहा था आपको कि खाते हम जो तैयार करते हैं उसमें दो मेथड होते हैं, महाजनी पद्धति और दोहरा लेखा पद्धति। तो हम केवल दोहरा लेखा जो पद्धति है यानी कि डबल एंट्री सिस्टम, केवल उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो डबल एंट्री जो सिस्टम है जिसमें सारा काम अंग्रेजी में किया जाता है और इसमें लेखा कैसे किया जाता है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। देखो, दोहरा लेखा पद्धति जिसमें यह माना जाता है कि कोई भी व्यापार में लेन देन होता है, लेन देन जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन। तो कोई भी लेन देन होता है तो उस लेन देन से दो पक्ष प्रभावित होते हैं। अब दो पक्ष कौन कौन से प्रभावित होते हैं? एक लेने वाला होता है और एक देने वाला होता है। लेने और देने वाले दो पक्ष प्रभावित होते हैं तो हम क्या करते हैं, दोहरा लेखा पद्धति के नियमों के अनुसार एक पक्ष को हम डेबिट करते हैं और एक पक्ष को क्रेडिट करते हैं। डेबिट जिसको हिंदी में बोलते हैं नाम, और एक होता है क्रेडिट जिसको हिंदी में बोलते हैं जमा। तो कोई भी लेन देन होता है तो उस लेन देन से हम क्या करते हैं, दो पक्ष प्रभावित होते हैं। मैंने बताया दो पक्ष होते हैं, एक लेने वाला और एक देने वाला। तो एक को तो हम डेबिट करते हैं और एक को क्रेडिट करते हैं। तो फिर अब समस्या ये आती है कि किसको हम डेबिट करेंगे और किसको क्रेडिट करेंगे। तो फिर उसके लिए हम क्या करते हैं, इन नियमों की तरफ जाएंगे कि दोहरा लेखा पद्धति के नियम कौन से हैं और उन नियमों के अनुसार किसको हम डेबिट करेंगे और किसको क्रेडिट करेंगे। तो अब इसको नियमों को जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि डेबिट और क्रेडिट करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, कोई भी लेन देन होता है, चाहे व्यापारी के द्वारा माल खरीदा गया हो, चाहे माल बेचा गया हो, उधार हो या नकद हो, सबके लिए व्यापारी क्या करता है, अलग अलग खाते तैयार करता है। खाते यानी कि जिसको हम बोलते हैं अकाउंट, हिंदी में बोलते हैं इसको खाता। शॉर्ट में अकाउंट को A/ इस प्रकार से C करके लिख देते हैं, अकाउंट। पूरा तो इसका नाम है अकाउंट जिसको हिंदी में बोलते हैं खाता, और शॉर्ट में A/C करके ऐसे लिख देते हैं अकाउंट। अलग अलग लेन देनों के लिए हम अलग अलग खाते तैयार करते हैं। जैसे परचेज के लिए अलग खाता बनाएंगे, ठीक है, सेल्स के लिए अलग बनाएंगे। जैसे स्कूल में आपकी क्लास लगती है तो कॉमर्स की क्लास अलग लगेगी, साइंस की अलग लगेगी, आर्ट्स की अलग लगेगी। निश्चित है कि सबके अलग अलग होते हैं। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं कि व्यापार में भी जितने ट्रांजैक्शन होते हैं उन ट्रांजैक्शन को, लेन देनों को हम क्या करते हैं, अलग अलग खातों में दिखाते हैं। अलग अलग नाम से, अलग अलग नाम से खाते खोले जाते हैं जिनको हम उसमें दिखाते हैं। तो अब ऐसे जो खाते होते हैं उनकी संख्या तो बहुत ज्यादा होती है, बहुत से खाते होते हैं ऐसे। तो कौन से लेन देन को किस खाते में दिखाया जाएगा और फिर खाते में दिखाया जाएगा तो किसको हम डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि ऐसे व्यापार में जितने भी खाते होते हैं, जिन लेन देनों के लिए हम अलग अलग खाते खोलते हैं, ऐसे सभी खातों को, वो कितने भी हो सकते हैं क्योंकि उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है, उन सभी लेन देनों को हम क्या करते हैं, जिन खातों में दिखाते हैं उन खातों को हम क्या करते हैं, तीन भागों में बांटते हैं। ऐसे जितने भी खाते होते हैं उन खातों को हम क्या करते हैं, तीन भागों में बांटते हैं। और तीन भागों में बांटते हैं तो ऐसे
जो 3 भाग है वो कौन कौन से होते हैं, जो खातों के प्रकार होते हैं, यानी कि जिनको हम 3 भागों में बांटते हैं। तो देखो इसमें पहला होता है आपके व्यक्तिगत खाता। व्यक्तिगत खाता जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। ठीक है। और दूसरे नंबर पर होता है आपके वस्तुगत खाता। इसको हम बोलते हैं रियल अकाउंट। और तीसरे नंबर पर होता है अवास्तविक। या नाम मात्र का खाता या आयव्यय खाता, इसको आयव्यय खाता भी बोल सकते हैं। जिसको बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ, तो मैंने बताया कि जितने भी ऐसे लेन देन होते हैं व्यापार में, उन लेन देनों को हम क्या करते हैं, अलग अलग खातों में दिखाते हैं। तो ऐसे खातों की संख्या है वो बहुत सी होती है। तो ऐसे जितने भी खाते होते हैं उनको हम क्या करते हैं, 3 भागों में बांटते हैं। अब 3 भागों में बांटते हैं तो सबसे पहले आता है व्यक्तिगत खाता, दूसरे नंबर पर आता है आपके वस्तुगत खाता, व्यक्तिगत खाता जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है वस्तुगत खाता जिसको हम बोलते हैं रियल अकाउंट, और तीसरा होता है अवास्तविक या आयव्यय खाता जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो ऐसे सभी खाते, वो चाहे 200 हो, 300 हो, चाहे 500 हो, उन सबको हम इस प्रकार से 3 भागों में बांटते हैं। अब खातों को हमने 3 भागों में बांट दिया, लेकिन पर्सनल अकाउंट है उसमें कौन कौन से खाते आते हैं, वस्तुगत खाते में कौन कौन से खाते आते हैं, और अवास्तविक या आयव्यय खाते में कौन कौन से खाते आते हैं। तो अब इसकी पहचान हमारे को करना जरूरी है। तो सबसे पहले लेते हैं हम व्यक्तिगत खाता, पर्सनल अकाउंट। व्यक्तिगत खाते की पहचान क्या है, ऐसे खाते जिसमें किसी व्यक्ति का नाम या संस्था का नाम आता है। ऐसे खाते जिसमें किसी व्यक्ति का नाम या संस्था का नाम आता है, वो व्यक्तिगत खातों में शामिल किया जाता है। व्यक्तिगत खातों में किसको शामिल करते हैं, जिसमें किसी व्यक्ति का नाम या संस्था का नाम आता है। ऐसे समस्त लेन देनों को व्यक्तिगत खातों में शामिल किया जाता है। जैसे राम, मोहन, सोहन, दिनेश, गणेश, सुरेश, या कोई भी संस्था। अब संस्था कोई भी हो सकती है, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है, पंजाब नेशनल बैंक है, आपके जैसे मेहता पब्लिक स्कूल है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है, मतलब कोई भी बैंक है, कोई दुकान है, कंपनी है, कोई भी संस्था हो सकती है जो संस्था के रूप में रजिस्टर्ड है। तो जिसमें जिन लेन देनों में किसी व्यक्ति का नाम या संस्था का नाम आता है, ऐसे सारे लेन देनों को व्यक्तिगत खातों में शामिल किया जाता है। तो व्यक्तियों से संबंधित, तो व्यक्ति का नाम आ गया उसमें, ऐसे सारे खातों को व्यक्तिगत खातों में शामिल करेंगे। संस्था का नाम आता है, उन लेन देनों को भी हम पर्सनल अकाउंट में शामिल करेंगे। तो जिन लेन देनों में व्यक्ति का नाम या संस्था का नाम आता है, ऐसे सारे लेन देनों को हम पर्सनल अकाउंट में यानी कि व्यक्तिगत खातों में शामिल करेंगे। एग्जाम्पल मैंने बता दिया, जैसे व्यक्ति का नाम राम, मोहन, सोहन, दिनेश कुछ भी हो सकता है। संस्था, कोई भी संस्था, कोई भी बैंक हो, कंपनी हो, फर्म हो, उनका नाम आ रहा है, तो ऐसे लेन देन व्यक्तिगत खातों में आते हैं। ठीक है, ये तो हो गई व्यक्तिगत खाते की पहचान कि व्यक्तिगत खातों में कौन कौन से खातों को शामिल किया जाता है। अब पहचान करने के बाद में, अब जो जितने भी खाते व्यक्तिगत खाते में आते हैं,
अब किसको डेबिट करेंगे और किसको क्रेडिट करेंगे, तो उसके लिए नियम है, छोटा सा नियम है, इतना बड़ा इसका जो है नियम नहीं है। वो नियम है, वो क्या है, पाने वाले को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो। व्यक्तिगत खाते का नियम, पहला नंबर का जो खाता है आपके पर्सनल अकाउंट, तो इसमें नियम क्या है, पाने वाले को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो। ये इसका नियम है, रूल। क्योंकि मैंने बताया था कि एक को हम डेबिट करते हैं एक खाते को और एक को क्रेडिट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ये कौन से खाते में आता है, कि व्यक्तिगत खाते में आता है। तो व्यक्तिगत खाते में आता है तो फिर व्यक्तिगत खाते का जो नियम है वो लागू करेंगे। और व्यक्तिगत खाते का जो नियम है वो है पाने वाले को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो। इंग्लिश में हम इसको कैसे लिखेंगे, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। हिंदी में तो हम क्या बोलते हैं, पाने वाले को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो। और इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। यह है व्यक्तिगत खाते का नियम, छोटा सा है, इतना बड़ा नहीं है, एक एक लाइन का है, ऐसे याद हो जाता है इसमें। तो सबसे पहले तो हमने ये देख लिया कि कोई भी लेन देन हुआ है व्यापार में, कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ है तो वो किस खाते में आता है। जब हमने ये मालूम कर लिया कि ये व्यक्तिगत खाते में आ रहा है तो फिर व्यक्तिगत खाते का नियम है, रूल है, वो अप्लाई करेंगे। और व्यक्तिगत खाते का नियम जो मैंने बताया कि पाने वाले को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो ये नियम आपके लागू हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके पहला व्यक्तिगत खाता, पर्सनल अकाउंट। सबसे पहले मैंने आपको बताई पहचान, जिसमें किसी व्यक्ति का नाम या संस्था का नाम आता है वो व्यक्तिगत खातों में आता है। ठीक है, और उसके बाद में फिर जब ये मालूम चल गया कि ये व्यक्तिगत खाते में आता है तो फिर हम व्यक्तिगत खाते का जो नियम है वो लागू करेंगे। और व्यक्तिगत खाते का नियम मैंने बताया, पाने वाले को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो। और इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। हम सबसे पहले यही से स्टार्ट करेंगे। मैंने कुछ शब्द बताए थे पहले, क्योंकि उनके बगैर थोड़ा समझना मुश्किल होता है कि किसको हम क्या बोलते हैं। उसके बाद में अब नियम, क्योंकि अपनी अब असली जो चीजें हैं वो अपने चालू हो जाएगी अकाउंटेंसी की यहाँ यहीं से। तो इनको थोड़ा सा आप ध्यान से सुन लेना और इसको एक बार दोबारा से रिपीट कर लेना। तो व्यक्तिगत खाते का है वो तो मैंने आपको बता दिया है। अब आगे देखो दूसरा अकाउंट। दूसरा खाता कौन सा है, वस्तुगत खाता, रियल अकाउंट। अब वस्तुगत खाता है, इसमें क्या होता है, वस्तुगत खाता जिसमें कोई भी वस्तु, माल या संपत्ति आती है। कोई भी वस्तु, माल या संपत्ति आती है वो सब किस खाते में आते हैं, वस्तुगत खाते में, रियल अकाउंट में। अब वस्तु कोई भी हो सकती है, आपके रोकड़, कैश, कैश भी एक वस्तु है। तो व्यापार में रोकड़ आ रही है या जा रही है
तो रोकड़ को, कैश को हम एक वस्तु मानते हैं, तो वो भी वस्तुगत खाते में आती है। आपके फर्नीचर है, मशीन है, बिल्डिंग है, ये सब भी वस्तु है, ठीक है। इसके अलावा आप माल खरीद रहे हैं तो माल भी एक वस्तु है। तो मैंने बताया कोई भी वस्तु, माल या संपत्ति, वो सब वस्तुगत खाते में आती है। तो आपके सब चीजें आ गई इसमें। आप आसपास में जो भी हमारे को दिख रहा है, जैसे आपके फैन है, आपके टेबल फर्नीचर है, ये बिल्डिंग है, ठीक है, रोकड़ है, या व्यापार में हम माल खरीद रहे हैं, माल बेच रहे हैं, तो माल भी एक वस्तु है। उन सबको हम वस्तुगत खाते में यानी कि रियल अकाउंट में शामिल करते हैं। तो ये हो गया आपके वस्तुगत खाता। तो सबसे पहले तो हम पहचान कर लेते हैं कि ये खाता है, ये जो लेन देन है, ट्रांजैक्शन है, वो कौन से खाते में आता है। तब कोई भी वस्तु माल आ रही है तो इसका मतलब है वो वस्तुगत खाते में आते हैं। वस्तुगत खाते की पहचान करने के बाद में जब हमारे को ये मालूम चल गया है कि ये ट्रांजैक्शन वस्तुगत खाते में आता है, तो फिर हम क्या करते हैं, वस्तुगत खाते का नियम है वो लागू करते हैं। और वस्तुगत खाते का जो नियम है, रियल अकाउंट है, उसका नियम क्या है, इसका नियम है कि जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो, जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो, और जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो। ये इसका नियम है, रूल। नियम क्या है, जो वस्तु आती है, कहां, व्यापार में, जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो, और जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो। ठीक है, ये हिंदी में हो गया। अब इंग्लिश में इसको हम क्या बोलते हैं वो मैं बता देता हूं। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट ऑल गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आता है उसे, या जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो, एंड क्रेडिट ऑल गोज आउट, यानी कि जो भी वस्तु जाती है या जो कुछ जाता है व्यापार से, उन सबको हम क्रेडिट करेंगे। तो हिंदी में तो मैंने बता दिया कि जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो। अब वस्तु कुछ भी हो सकता है, माल हो सकता है, कैश हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसे डेबिट करो। और जो वस्तु जाती है कहां से, व्यापार से, क्योंकि हम जो खाते तैयार करते हैं व्यापार के तैयार करते हैं, तो व्यापार में क्या आ रहा है और क्या जा रहा है, बस उसका ध्यान रखना है। हमारे घर में कोई आ रहा है जा रहा है उससे वो मतलब नहीं, व्यापार की बात है कि व्यापार में से क्या जा रहा है, चाहे जाए कहीं पर भी, व्यापार में आ रहा है या जा रहा है कोई भी वस्तु, उसके लिए ये नियम लागू करना है। तो ये आपके वस्तुगत खाते का नियम। तो दूसरा जो मैंने नियम है वस्तुगत खाते का बताया, सबसे पहले मैंने आपको वस्तुगत खाते की पहचान बताई, और वस्तुगत खाते की जो पहचान है क्या बताई, कि कोई भी वस्तु, माल, संपत्ति है वो वस्तुगत खाते में आती है। व्यापार में रोकड़ आ रही है या जा रही है, व्यापार में माल आ रहा है या जा रहा है, कोई भी संपत्ति, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर व्यापार में आ रहा है या व्यापार से जा रहा है, उन सबको वस्तुगत खातों में शामिल किया जाता है। वस्तुगत खाते में शामिल किया तो ये तो हो गई पहचान। जब हमने पहचान कर ली है कि इन ट्रांजैक्शन को, इन लेन देनों को वस्तुगत खाते में शामिल किया जाता है, तो फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं, वस्तुगत खाते का जो नियम है वो अप्लाई करते हैं। और वस्तुगत खाते का जो नियम है वो क्या है, जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो, और जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो। ठीक है,
आगे ही नियम समझ में, एक एक लाइन का है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, इसको याद रखना है तुम्हारे को, क्योंकि उसके बाद में कल से मैं आपको थोड़ा थोड़ा इसके आगे बताऊंगा कि ये जो नियम है इसका क्या है, तो इसको याद कर लेना। आगे समझ में? हेलो? यस सर। हाँ, तो मैंने आपको दो चीजों के बारे में बताया, व्यक्तिगत खाता पर्सनल अकाउंट, और दूसरा मैंने बताया आपके वस्तुगत खाता रियल अकाउंट। और नियम इतने बड़े नहीं है, एक एक लाइन के हैं, पर इसको थोड़ा सा याद करना है, और याद करने में से कोई परेशानी नहीं है, 10 मिनट के अंदर याद हो जाता है, या 10 मिनट भी नहीं लगती है, क्योंकि हम जब लिखेंगे पुस्तकों में तो लिखने पर इन नियमों को हमारे को ध्यान में रखना पड़ेगा कि उसका नियम क्या था, फिर उसी के अनुसार हम करते हैं। और मैंने बताया था कि व्यापारी के द्वारा जो लेन देन होते हैं उनको हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं। व्यापारी अपनी पुस्तकों में लिखता है, लिखने को हम बोलते हैं एंट्री करना, कि जब हम एंट्री करेंगे तो फिर इन नियमों को ध्यान में रखना है। एंट्री यानी कि पुस्तकों में लिखना। तो अपने दो तो हो गए। अब तीसरा जो आपके खाता है, जिसको हम अवास्तविक या आयव्यय खाता भी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं उसको नॉमिनल अकाउंट। आप इसके लिए देखो, नॉमिनल अकाउंट, जिसको हम अवास्तविक खाता, अवस्तुगत खाता, आयव्यय खाता, नाम मात्र का खाता, बहुत सारे इसके नाम है। तो आप तो ये ध्यान रखो, अवास्तविक या आयव्यय खाता, नॉमिनल अकाउंट। अब सबसे पहले तो हमारे को ये देखना है कि व्यापार में कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है, ट्रांजैक्शन कोई भी होता है, तो सबसे पहले तो हमारे को ये देखना पड़ेगा कि ये जो हमारा ट्रांजैक्शन हुआ है, लेन देन हुआ है, वो कौन से खाते में आता है। तो उसके लिए खाते की पहचान करना जरूरी है। तो अवास्तविक खाते की पहचान क्या है कि व्यापार में आय तथा व्यय से संबंधित सभी लेन देनों को आयव्यय खाते में या अवास्तविक खातों में शामिल किया जाता है। व्यापार में आय तथा व्यय से संबंधित सभी लेन देनों को आयव्यय खाते में या अवास्तविक खातों में शामिल किया जाता है, यानी कि नॉमिनल अकाउंट में शामिल किया जाता है। अब आय व्यय कौन से? कुछ चीजें ऐसी होती है, कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं जो व्यापार के लिए इनकम होती है, आय होती है, और कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं जो व्यापार के लिए खर्चे माने जाते हैं। अब व्यापार के लिए खर्चे माने जाते हैं वो तो कौन से होते हैं? जैसे व्यापारी के द्वारा कर्मचारियों को वेतन चुकाया, मजदूरी चुकाई, बिजली का बिल चुकाया, दुकान का किराया चुकाया, ये सब क्या है? व्यापार के लिए खर्चे। जो भी हम पेमेंट करते हैं, आपने दुकान का किराया चुकाया, व्यापार के लिए खर्चा है। दुकान का बिजली का बिल चुका रहे, व्यापार के लिए खर्चा है। व्यापार के लिए आपने कोई स्टेशनरी का सामान खरीदा, व्यापार के लिए खर्चा है। आपने दुकान पर या शोरूम पर आपने कर्मचारी रख रखे, उनको आप वेतन देते हैं या मजदूरी देते हैं, व्यापार के लिए क्या है? खर्चा। तो वो क्या हो गया? वे एक्सपेंसेस। और आय, अगर व्यापार को प्राप्त हो रही है आय, जैसे व्यापार में को ब्याज प्राप्त हुआ, कमीशन प्राप्त हुआ, किराया प्राप्त हुआ, वो इनकम आय है। प्राप्त हो रही है तो आपके लिए आय है, अगर आप भुगतान कर रहे हैं तो आपके लिए खर्चा है। तो इनकम में आपने ब्याज प्राप्त किया, कमीशन प्राप्त किया, किराया प्राप्त किया, कोई भी ऐसी इनकम हो सकती है। तो प्राप्त की है तो आपके लिए आय है, और अगर आपने भुगतान किया है तो आपके लिए खर्चा है। ठीक है, तो अब ये तो हो गई पहचान कि आय तथा व्यय से संबंधित जो लेन देन है उनको हम क्या करते हैं? आयव्यय खाते में या अवास्तविक खातों में शामिल करते हैं।
अब इसमें आयव्यय खाते का जो नियम है वो क्या है? तो आयव्यय खाते का जो नियम है वो मैं आपको बता देता हूं। समस्त हानियों एवं खर्चों को डेबिट करो, समस्त हानियों एवं खर्चों को डेबिट करो, लाभ व आय को क्रेडिट करो। एक एक लाइन का नियम है, इतना बड़ा नियम नहीं है। समस्त हानियों एवं खर्चों को डेबिट करो, लाभ व आय को क्रेडिट करो। ठीक है, ये इसका नियम है। समस्त हानियों खर्चों को, व्यापार में जितने भी हानियां होती है या खर्चे होते हैं, खर्चे तो मैंने बता दिए कि आप क्या है ब्याज चुका रहे हो, किराया चुका रहे हो, बिजली का बिल चुका रहे हो। हानि भी ऐसी हो सकती है। हानि कौन सी? कि दुकान में चोरी हो गई, कुछ माल क्या है बारिश के कारण भीग गया, माल खराब हो गया, लॉस हो गया हमारे लिए, माल टूट फूट हो गई माल की, वो सब खर्चे हमारे लिए। ऐसा कोई भी हानि, तो ऐसी कोई भी हानि या खर्चा है उसको हम डेबिट करते हैं। और व्यापार को अगर वो प्राप्त हो रही है, व्यापार के लिए आय है, उसको हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका हिंदी में जो नियम है वो हो गया। अब इंग्लिश में हम इसको कैसे लिखेंगे वो बता देता हूं। डेबिट ऑल एक्सपेंसेज, एक्सपेंसेज यानी कि वे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम। ये हम इंग्लिश में बोलते हैं। हिंदी में ऊपर मैंने लिख दिया, और इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज। एक्सपेंसेज यानी कि वे, लॉसेज यानी कि हानियां, एंड क्रेडिट, क्रेडिट करेंगे ऑल गेन्स एंड इनकम, यानी कि लाभ जितना भी होता है किसी भी रूप में होता है, गेन्स और इनकम यानी कि आय। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो मैंने आपको जो बताया है आज, इसमें बताया कि व्यापार में कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, लेन देन होता है, तो उन लेन देनों को हम क्या करते हैं? अलग अलग खातों में दिखाते हैं। माल खरीदा है तो उसके लिए अलग खाता तैयार करेंगे, माल बेचा है तो उसके लिए अलग खाता तैयार करेंगे। ठीक है, ऐसे ही कोई हमारे लिए आय प्राप्त हुई है उसके लिए अलग खाता, और कोई मद है उसके लिए अलग खाता, यानी कि सब लेन देनों के लिए अलग अलग खाते तैयार करते हैं। जब अलग अलग खाते तैयार करते हैं तो मैंने बताया था कि हम किसी एक को डेबिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं, तो किसको डेबिट और क्रेडिट करेंगे? तो इसलिए जितने भी ऐसे खाते होते हैं, अकाउंट होते हैं, उनको हम क्या करते हैं? 3 भागों में बांटते हैं। और 3 भागों में बांटते हैं, तो पहला हो गया आपके व्यक्तिगत खाता यानी कि पर्सनल अकाउंट, दूसरा हो गया आपके वस्तुगत खाता यानी कि रियल अकाउंट, और तीसरा हो गया आपके अवास्तविक या आयव्यय खाता यानी कि नॉमिनल अकाउंट। तो इस प्रकार से हमने ये खातों को 3 भागों में बांटा। अब खातों में 3 भागों में बांट दिया है, तो कौन सा लेन देन किस खाते में आएगा ये देखना जरूरी है। तो फिर उसके लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले खाते की पहचान करते हैं। पहचान जब कर ली है कि ये जो ट्रांजैक्शन है ये व्यक्तिगत खाते में आएगा, वस्तुगत खाते में आएगा या अवास्तविक खाते में आएगा,
तो पहचान करने के बाद में फिर हम क्या करते हैं, उस खाते का जो रूल है, नियम है, वो अप्लाई करते हैं, फिर नियम लागू करते हैं। तो इसलिए मैंने फिर क्या है, पहले खाते की आपको पहचान बताई, इसके बाद में उस खाते का आपको नियम बताया, क्योंकि तभी तो हम डेबिट या क्रेडिट करेंगे। अच्छा, ये डेबिट और क्रेडिट होता है शॉर्ट में। डेबिट को हम लिखते हैं डीआर और क्रेडिट को हम शॉर्ट में बोलते हैं सीआर। शॉर्ट में जैसे मैंने अकाउंट का बताया था कि अकाउंट पूरा एक तो है, और शॉर्ट में A/C करके हम लिख देते हैं, वो भी है। तो हम ये शॉर्ट तरीका है जहां पर हमारे को कैसे लिखना है। तो पूरा नाम तो डेबिट और क्रेडिट है, लेकिन डेबिट को शॉर्ट में हम डीआर लिखते हैं और क्रेडिट को हम शॉर्ट में सीआर लिखते हैं। और अकाउंट का मैंने आपको बता ही दिया, शॉर्ट में हम A/C करके इस प्रकार से लिखते हैं। एक बार फिर से देख लो, ये आज मैं तुम्हारे को ये बताता हूं कि कल से मैं तुम्हारे को बताऊंगा कि अब नियम को अप्लाई करके हम कैसे लिखते हैं, खाते कैसे बनाते हैं, उसका फॉर्मेट वगैरह है वो क्या होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। व्यक्तिगत खाते की मैंने आपको बताया। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, पहचान करते हैं कि व्यक्तिगत खाते में क्या आता है। जिसमें किसी व्यक्ति का नाम या संस्था का नाम आता है, ऐसे समस्त लेन देनों को हम व्यक्तिगत खातों में शामिल करते हैं। जिसमें किसी व्यक्ति का नाम या संस्था का नाम आता है, ऐसे सारे लेन देनों को हम व्यक्तिगत खातों में शामिल करते हैं। जैसे आपके राम मोहन सोहन, कोई भी स्कूल, बैंक, कंपनी, फर्म, इनका नाम आता है, वो सब व्यक्तिगत खातों में शामिल किया जाता है। व्यक्तिगत खाते की पहचान जब हमने कर ली है कि ये व्यक्तिगत खाते में आ रहा है, तो फिर व्यक्तिगत खाते का जो नियम है वो लागू करते हैं। और व्यक्तिगत खाते का जो नियम है वो मैंने आपको क्या बताया था, पाने वाले को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो। पाने वाले को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो। और इंग्लिश में मैंने क्या बताया, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ये मैंने व्यक्तिगत खाते का बताया। छोटा छोटा सा है, छोटी सी पहचान है, छोटा सा नियम है, ऐसे कोई इतना बड़ा नहीं है। तीनों खातों को हम पढ़ते हैं, 10 मिनट में सब कुछ समझ में आ जाता है और याद हो जाता है। तो ये तो हो गया आपके व्यक्तिगत खाते का। अब देखो आपके दूसरा वस्तुगत खाता। वस्तुगत खाते की मैंने आपको बताई थी सबसे पहले पहचान, क्योंकि सबसे पहले तो हमारे को ये देखना पड़ेगा कि ये लेन देन है, कौन सा लेन देन वस्तुगत खाते में आता है, तभी तो मालूम चलेगा, तभी तो उसका नियम लागू करेंगे। जब हमारे को यही मालूम नहीं चल रहा है कि ये लेन देन कौन से खाते में आता है, तो हम नियम है वो कैसे लागू करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वस्तुगत खाते की पहचान क्या है, कोई भी वस्तु, माल या संपत्ति वो किस में आता है, वस्तुगत खाते में आता है। ठीक है, तो कोई भी वस्तु, माल या संपत्ति वो वस्तुगत खाते में आता है। अब वस्तु कोई भी हो सकती है, किसी भी रूप में हो। आपके मैंने बताया कैश रोकड़ है, रोकड़ को भी हम एक वस्तु मानते हैं, तो वो वस्तुगत खाते में आती है। इसके अलावा कोई भी संपत्ति जैसे बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, ये सब भी आपके किस में आते हैं, वस्तुगत खाते में आते हैं। ठीक है, और माल, माल यानी कि जैसे हमने माल खरीदा है, चाहे हमने माल बेचा है, वो भी किसमें आता है, वस्तुगत खाते में। तो ये तो हो गई आपकी वस्तुगत खाते की पहचान। अब वस्तुगत खाते की हमने पहचान कर ली है, तो पहचान की ये लेन देन वस्तुगत खाते में आएगा, तो फिर हम क्या करते हैं, वस्तुगत खाते का जो नियम है वो लागू करते हैं। और वस्तुगत खाते का जो नियम है वो क्या है, जो वस्तु आती है, देखो ये सारे लेन देन हम व्यापार के करते हैं, तो व्यापार की दृष्टि से देखते हैं
कि ये चीज वस्तु है, व्यापार में आ रही है या व्यापार में जा रही है, इसी का ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, तो व्यापार में जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो और जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो। व्यापार में जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो और जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो। ये तो हो गया हिंदी में नियम। और इंग्लिश में मैंने क्या बताया था, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट ऑल गोज आउट। ये इंग्लिश में आपका नियम है। ये हो गया वस्तुगत खाते का नियम। तीसरा है आपके अवास्तविक या आयव्यय खाता, जिसको हम बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। अब अवास्तविक या आयव्यय खाता है, इसकी पहचान है वो क्या है, तो इसकी पहचान ये है कि सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये लेन देन अवास्तविक खाते में आता है, तो उसके लिए देखते हैं कि आय और व्यय से संबंधित सभी लेन देनों को, आय तथा व्यय से संबंधित सभी लेन देनों को हम अवास्तविक खातों में शामिल करते हैं। व्यापार के लिए चाहे आय हो रही है या व्यापार के लिए खर्चा है या हानि है, उन सब लेन देनों को हम अवास्तविक खातों में शामिल करते हैं। तो ऐसे लेन देनों को अवास्तविक खातों में शामिल करते हैं। तो ये होगी पहचान। अब हमने ये मालूम कर लिया है कि ये जो लेन देन है, चाहे आय हो चाहे व्यय की हो, अवास्तविक खाते में आएगा। जब अवास्तविक खाते में आता है तो नियम भी हम उसी का लागू करेंगे। अवास्तविक खाते का जो नियम है वही हम अप्लाई करेंगे, उसी को हम लागू करेंगे। और अवास्तविक खाते का जो नियम है वो क्या है, समस्त हानियों एवं खर्चों को डेबिट करो, लाभ व आय को क्रेडिट करो। समस्त हानियों एवं खर्चों को डेबिट करो, लाभ व आय को क्रेडिट करो। हानियां, खर्चे मैंने उदाहरण दे दिया था। जैसे आपने भुगतान किया है तो आपके लिए खर्चा है, आपने किराया चुकाया है तो खर्चा है, लेकिन किराया प्राप्त हो रहा है तो आपके लिए क्या हो गया, आय। कमीशन आपने किसी को दिया है तो आपके लिए खर्चा है, प्राप्त हुआ है तो आपके लिए आय हो गया। ठीक है, ऐसे ही और कोई मद हो सकती है कि आपने भुगतान किया है तो खर्चा है। ऐसे हानि हो सकती है, व्यापार में किसी भी कारण से लॉस होता है, और इनकम किसी भी रूप में हो सकती है, आय जो व्यापार को प्राप्त हो रही है। तो ये मैंने एक साधारण सा इसका नियम बताया हिंदी में, और इंग्लिश में हम इसको क्या बोलते हैं ये मैंने बता ही दिया। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम। ठीक है, ये इस प्रकार से मैंने 3 नियमों के बारे में आपको बताया। तो सबसे पहले मैंने बताया कि कोई भी लेन देन होता है उनको 3 भागों खातों में दिखाते हैं। खातों को हम 3 भागों में बांटते हैं, और खातों के जो नियम है वो क्या है ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और अब इसके बाद में आगे जब हम लिखेंगे, पुस्तकों में लेखा करेंगे, तो वो कैसे करेंगे उसके बारे में मैं तुम्हारे को कल से बताऊंगा आपके। तो आज तक अपना इतना ही है। अभी तक कोई इतना शॉर्ट के अंदर बहुत धीमे धीमे मैंने तुम्हारे को बताया, इतना कोई ज्यादा नहीं बताया है कि जिसमें जितना बताया है अगर आप उसको एक बार में करना चाहो तो एक बार में आधे घंटे में पढ़ सकते हो। इतना कोई बड़ा टॉपिक मैंने नहीं बताया। कुछ मैंने आपको शब्द बताए हैं, ज्यादा नहीं है, 12-13 शब्द बताए हैं आपको शुरुआत में, कि कैपिटल क्या होती है, ड्राविंग्स क्या होता है, स्टॉक क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, परचेज सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। ठीक है, ये कुछ शब्द बताए थे। ठीक है, और उनका एक एक 2-2 लाइन में उनका अर्थ है। इसके बाद में मैंने तुम्हारे को एक खातों का जो नियम है वो बताया है कि खाते जो होते हैं उनको 3 भागों में बांटते हैं और उनके ये नियम है। ठीक है, तो आज मैं आपको यहीं तक बता रहा हूँ, तो इसको आपको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, है कोई दिक्कत? नो सर। हाँ, तो यहाँ तक ऐसे देख लेना, और फिर कल से क्या है मैं तुम्हारे को आगे स्टार्ट करूँ। ओके ओके सर, थैंक यू सर।